हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो फाइनली आपके सेकेंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी, जो बच्चे एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नर्सिंग सीईटी, उन लोगों के लिए भी ये एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे, क्योंकि ये जो पीवाईक्यूज मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रही हूँ, ये पीवाईक्यूज नर्सिंग सीईटी में भी पूछे जाते हैं और एमएचटी सीईटी में तो पूछे ही जाते हैं। ये तो मैं आपको डे 1 से बता रही हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद आपको खुद से पता चल गया होगा कि पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज में से आपको पैटर्न समझ में आता है, आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आपको सब अच्छे से आइडिया मिल जाता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और नर्सिंग सीईटी की अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम अभी 2-3 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है। ये एग्जाम भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, इसमें भी सिंपल टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के सिलेबस से ही होते हैं। नथिंग इज आस्क्ड फ्रॉम आउट ऑफ द सिलेबस। ओके, तो अभी हम जो एमसीक्यूज आज करने जा रहे हैं, आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है, क्योंकि मैं आपके कमेंट भी देख रही हूँ। और आप लोगों को जो करेक्ट एमसीक्यू है उसके लिए खुद को 1 मार्क्स देना है, जो रॉन्ग एमसीक्यू है वहां पर आपको क्रॉस करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत कम टाइम बचा है। मैं बहुत ही जल्द 50-50 एमसीक्यूज भी लाइव लेकर आने वाली हूँ। अभी थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, थोड़े एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। अभी आपका फोकस होना चाहिए कि आप 1 शॉट लेक्चर्स देख के वो रिविजन करो। ठीक है, ओके, तो ये रहा आपका आज का फर्स्ट एमसीक्यू। ये हमने अपने कल के सेशन में ऑलरेडी देखा था, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए थे, तो अभी आपको मैं अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। बाय द वे, हम आज जो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं ये लास्ट टू लास्ट ईयर 2024 23 अप्रैल शिफ्ट 1 के पीवाईक्यूज है। ओके, अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी रिक्वायर्स डैश। आरबीसी प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए होता है। आरबीसी प्रोडक्शन यानी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए हमको चाहिए हीमोग्लोबिन प्रोटीन, यस। हमको चाहिए फॉलिक एसिड, यस। और हमको चाहिए विटामिन B12। चैप्टर नंबर 8 में मैंने आप लोगों को एक ब्लू कलर का टेबल दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एरिथ्रोसाइट्स, WBCs और प्लेटलेट्स ये कौन कौन से शेप के होते हैं, इनके लिए क्या क्या प्रिकर्सर्स और पिगमेंट जरूरी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं है, क्योंकि ये एलर्जिक कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं, बेसोफिल्स बनाते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी भी राइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विटामिन ए का कुछ काम नहीं होता है और कार्बोनिक एसिड तो CO2 रिमूव करने में हेल्प करता है। और ऑप्शन नंबर डी भी राइट नहीं है, क्योंकि ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो आंसर इज ओनली ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये डायग्राम आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन दिया है। बेसिकली सेकेंडरी oocyte वाला क्वेश्चन है। आपको लेबल ए और लेबल बी आइडेंटिफाई करना है। बताओ क्या आएगा इसका आंसर। यस, लेबल ए और लेबल बी। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। ये अपना लेबल बी है, ये अपना लेबल ए है। बताओ, ये लेबल ए तो बहुत ही क्लियर कट पता चल रहा है कि लेबल ए जो है वो कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं। तो ए इज नॉट जोना पेलुसिडा, ए इज नॉट वाइटलिन मेम्ब्रेन, ए इज कोरोना रेडिएटा, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा पता चल रहा है कि आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आपका जो बी है ये वाइटलिन मेम्ब्रेन को हम बोल सकते हैं कि दिस इज योर वाइटलिन मेम्ब्रेन, और इससे बनता है जोना पेलुसिडा। ये जो बीच वाली लेयर है दैट इज जोना पेलुसिडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी मैंने यूज की, सिंपल सी। Moving on to the next question. Now this is from chapter number 3, inheritance and variation. पढ़ो और इसका आंसर दो। मैं क्वेश्चन समझाती हूँ। In F2 generation, 25% of offsprings are with wrinkled seeds. What will be the genotype of their parents? F2 generation है, तो पहले F1 जनरेशन किया है। यहाँ पर wrinkled seed बोला है, मतलब राउंड और wrinkled seed के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा। राउंड एंड रिंकल्ड, इन दोनों का गैमेट्स बनाया मैंने, इन दोनों को आपस में क्रॉस किया तो मुझे एक हाइब्रिड प्लांट मिला। दिस इज माय F1 जनरेशन। अभी मैं इसका सेल्फिंग कर रही हूँ। ठीक है, सेल्फिंग जब मैं करूंगी तो इन दोनों को मैं आपस में रिप्रोड्यूस कराऊंगी और इनके जो बच्चे मिलेंगे 25% प्योर राउंड होंगे, 50% हाइब्रिड होंगे। करेक्ट, ये गलत कर दिया मैंने, एक सेकेंड। गैमेट ही नहीं बनाया, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ आया। करेक्ट, ये इसके साथ आया। ओके, अब स्मॉल आर इस कैपिटल आर के साथ जाएगा, इसके साथ, तो यहाँ पर भी हाइब्रिड आया और ये इसके साथ आएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। आप पनेट स्क्वायर मेथड से भी फॉलो कर सकते हो, वो ज्यादा इजी होता है, कम टाइम लगता है। 25% हमको प्योर राउंड मिला है,
50% हमको हाइब्रिड प्लांट्स मिले हैं और 25% हमको रिंकल्ड सीड्स मिले हैं। तो 25% रिंकल्ड सीड्स मिले हैं, तो इसके पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा? मतलब ये क्वेश्चन आपको पूछा है, ये इसके पेरेंट्स हैं, बराबर, इसके ये पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है? दोनों पेरेंट्स हाइब्रिड होने चाहिए। अच्छा, अभी ये ऑप्शन नहीं दिया है ना, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसके ओरिजिनल पेरेंट्स कैसे होंगे वो ऑप्शन चेक करो। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो ये ऑप्शन होना चाहिए कि ये बच्चे इससे आए, तो ये किससे आए? ये इससे आए, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, पहला प्रायोरिटी इसको जाएगा, सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगा। तो समझ में आया कैसे आपको आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज डैश। ये क्वेश्चन ना नीट में भी पूछा गया है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 बाय द वे। एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वो कैसे टाइप का होता है बताओ? यस, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स इज डैश। फीमेल गेमेटोफाइट ये अपना ओव्यूल है, दिस इज अवर मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ये मियोसिस करके 4 डॉटर सेल्स बनाएगा और फिर अपना एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर आपको 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे, उसमें से 3 डॉटर सेल्स मर जाएंगे, एक ही डॉटर सेल बचेगा और यही डॉटर सेल आगे जाके मेच्योर एम्ब्रियो सैक बनाने वाला है। तो हमको सिंगल मेगास्पोर से अपना एम्ब्रियो सैक मिल रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट है इट इज मोनोस्पोरिक, और ये जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर क्लोज्ड वे में हो रहा है, ओपन एनवायरनमेंट में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इट इज मोनोस्पोरिक एंड इट इज एंडोस्पोरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, सब कुछ अंदर ही अंदर हो रहा है, करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज बिलीव्ड टू बी द साइट ऑफ वर्नलाइजेशन इन प्लांट्स। दिस इज चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड। वर्नलाइजेशन मतलब क्या होता है? जब हम अपने प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, जब हम अपने प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं तो ये अर्ली फ्लावरिंग करता है, ये हमारे प्लांट्स में जल्दी फ्लावरिंग करने में हेल्प करता है क्योंकि वर्नलीन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। और यूजुअली कोल्ड ट्रीटमेंट हम कौन से कंडीशन को देंगे? जो हमारा फ्लावर होता है उसके एकदम इनिशियल स्टेज, यानी कि मोस्टली हम सीडलिंग्स को कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं जब अपना प्लांट ठीक से ग्रो भी नहीं हुआ है, उसके एकदम इनिशियल स्टेजेस में जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनको हम कोल्ड ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। तो यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टम आएगा, रूट को नहीं देंगे हम। जो हमारा प्लांटलेट होता है ना, जिससे आगे जाके अपने स्टेम्स वगैरह बनने वाले हैं, उसको हम कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे क्योंकि फ्लावर तो स्टेम में आता है ना, रूट में थोड़ी ना तो आता है। तो ये नहीं आएगा आंसर, आंसर ये आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, thick cuticle, sunken stomata, occurrence of CAM pathway and leaves reduced to spines are characteristic feature of some plants adapted to dash condition. This is from chapter number 13. Organisms and population वाला जो chapter है उसमें आपको adaptation का एक topic दिया है, तो उसमें से ये क्या आएगा? थिक क्यूटिकल मतलब लीफ का जो अपर लेयर है वो काफी मोटा हो गया है, स्टोमाटा अंदर की तरफ धसा हुआ है, कैम पाथवे देखने मिलता है। कैम पाथवे मोस्टली डेजर्ट प्लांट्स करते हैं, और लीव स्पाइन में कन्वर्ट हो गई है ताकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ना हो, मतलब वाटर इवेपोरेशन ना हो। तो ये सारे के सारे एडेप्टेशन वाले जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमको डेजर्ट प्लांट्स में देखने मिलते हैं क्योंकि डेजर्ट में पानी की कमी होती है, तो ऑब्वियसली प्लांट्स अपना ज्यादा से ज्यादा वाटर प्रिजर्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। Moving on to the next question. Common step in aerobic and anaerobic respiration is dash. This is from chapter number 13, 11th standard. बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ये तो आपको आना ही चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर भी बताओ क्या आएगा, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताओ कि क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलिसिस एंड कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन ये कहां पर होता है? इन चारों का लोकेशन भी नीचे कमेंट करो क्योंकि 100% लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। मैंने 26 अप्रैल की शिफ्ट का एग्जाम दिया था, अभी जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट, और मुझे पूछा गया था कि क्रेब्स साइकिल कहां पर होता है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल। ये सारा प्रोसेस सेल में होने वाला है, लेकिन कहां, साइटोप्लाज्म में कौन सा प्रोसेस होता है, मैट्रिक्स में कौन सा प्रोसेस होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कौन सा प्रोसेस होता है, और माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन के बीच में कौन सा रिएक्शन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको गारंटी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन आया था और सेकेंड अटेम्प्ट में भी आएगा।
इस क्वेश्चन का आंसर पहले बात करते हैं। कॉमन स्टेप्स इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। कॉमन स्टेप क्या है? ग्लाइकोलिसिस पाथवे। ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों ऑर्गेनिजम्स में देखने मिलता है। अब वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट करो, नीचे कमेंट करो कि कौन से प्रोसेसेस कौन से पाथ में होते हैं, मतलब कहां पर होते हैं, कौन से साइट पे होते हैं, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस प्रोसेसेस। ठीक है, ऑनेस्टली आई होप आप लोगों ने कमेंट किया होगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following plant organ is mainly involved in absorption of water and minerals? This is from chapter number 7. Chapter number 6 में है बेसिकली ये। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, बताओ। क्या आएगा यहाँ पे आंसर? Which of the following plant organ is mainly involved in absorption of water and minerals? रूट से वाटर एब्सॉर्ब होता है, करेक्ट, क्योंकि रूट के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेम से मेन वाटर एब्सॉर्प्शन नहीं होता, स्टेम से वाटर इवेपोरेशन होता है लेंटिसेल्स की मदद से 1%। लीफ से भी वाटर इवेपोरेशन होता है स्टोमाटा की मदद से। फ्रूट के पास भी लेंटिसेल्स होते हैं, वहां से भी वाटर इवेपोरेशन होता है। एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस मुझे सिर्फ रूट से देखने मिलता है, करेक्ट। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। The process of development of anther. The wall of the anther is developed by mitotic divisions of dash. अपना इमेच्योर एंथर है, ये तो मैंने आपको वन शॉट लेक्चर में बहुत बार बताया है। अंदर हमारे पास पैरेन्काइमा सेल्स हैं। ये पैरेन्काइमा सेल्स आगे जाके आर्केस्पोरियल सेल्स बनाते हैं और आर्केस्पोरियल सेल्स से आगे जाके हमको पैराइटल लेयर देखने को मिलती है और स्पोरोजिनस टिश्यू देखने को मिलता है। तो हमको क्या पूछा है? द वॉल ऑफ द एंथर इज डेवलप्ड बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ डैश। एंथर वॉल किससे बन रहा है? स्पोरोजिनस टिश्यू से एंथर वॉल नहीं बनेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनेंगे। द वॉल ऑफ द एंथर इज मेड अप ऑफ आउटर प्राइमरी पैराइटल लेयर। बाहर वाली लेयर एंथर को प्रोटेक्ट करती है ना, एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, फिर मिडल लेयर्स। तो बाहर की जो लेयर्स हैं वो आउटर पैराइटल लेयर से बनती हैं, क्योंकि अंदर वाली जो लेयर है, अंदर वाली लेयर से स्पोरोजिनस सेल्स बनेंगे जो आगे जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएंगे। तो आउटर लेयर्स विल फॉर्म द वॉल ऑफ द एंथर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को देखकर बच्चे बोलते हैं अरे मैम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था, इसका तो आंसर ही समझ में नहीं आ रहा था। इसको बोलते हैं लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर गेस कर पाओगे। In which of the following disorders the digestion and absorption of food stops due to atrophy of digestive gland? This is from chapter number 14, human nutrition. बताओ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कौन से कंडीशन में स्टॉप हो जाता है? जब हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थोड़े से नॉन फंक्शनिंग हो जाते हैं। बोलो, मेरास्मस, क्वाशियोरकर, जॉन्डिस, डायरिया। मेरास्मस एंड क्वाशियोरकर में क्या होता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। Which one of the following disorders the digestion and absorption of food stops due to atrophy? मेरास्मस। मेरास्मस कौन से बच्चों में होता है? इन्फेंट्स में। 1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, इनका अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा तो प्रोटीन के साथ साथ कैलोरीज डेफिशिएंसी भी हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों के बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी बहुत सारे जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको शायद पता नहीं होगा, मैं एक बार बता देती हूँ। आप लोग अगर फ्री एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हो, फ्री मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो प्ले स्टोर पे या फिर आप अगर आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर पे हमारा ऐप है, ज्ञान लैब करके एक ऐप है। इस ऐप को आप एंड्रॉइड, आईफोन, लैपटॉप किसी पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन मिलेगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा मटेरियल मिलेगा। यहाँ पर आपको हमने 2 फ्री मॉक टेस्ट दिए हैं जिसमें आपको 200 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो आप ये मॉक टेस्ट आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ हमने आपको 1000 एमसीक्यूज का पूरा एक पीडीएफ दिया है। ये पीडीएफ आपको एमएचटी सीईटी 2025 वाले फोल्डर में मिलेगा। साथ ही साथ हमने आपको साइंटिस्ट के नेम्स वाली एक पीडीएफ भी दी है। अब आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन हर शिफ्ट में साइंटिस्ट से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं।
हर शिफ्ट में इस साल साइंटिस्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आए थे। तो जो बच्चे ये साइंटिस्ट वाला पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके रिवाइज करके गए थे, उन लोगों को काफी हेल्प हुई है, और जिन्होंने नहीं रिवीजन किया था तो उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ था। तो इसको आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। इसका डाउनलोड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट इसका डाउनलोड ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप लोग नीट एस्पिरेंट हो या आप लोग नेक्स्ट ईयर नीट के लिए फिर से अटेम्प्ट देने वाले हो, ठीक है, अगर इस साल आप एग्जाम देने वाले हो तो मैं रोज इस चैनल पे सुबह 10:30 बजे नीट के PYQ सॉल्व करवाती हूँ, मॉर्निंग 10:30 AM। और अगर आप नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम देने वाले हो तो यहाँ पर मैं आपके बायोलॉजी NCERT का सिलेबस पढ़ाने वाली हूँ। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई बहन के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हो। यहाँ पर NCERT के ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स अपलोडेड है, और भी कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आपका महाराष्ट्र बोर्ड के साथ साथ NCERT भी कवर हो जाएगा। ओके, इस चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, सिर्फ डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे क्लिक करो, आपको चैनल मिल जाएगा, और सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज फॉलोइंग वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एक्सेप्ट डैश। पूरे वर्ल्ड में कितना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, नीचे कमेंट करो। पूरे वर्ल्ड में कितना है? इंडिया में 4 है। इंडिया में टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। पूरे वर्ल्ड में कितना हॉटस्पॉट है वो नीचे कमेंट करो। अभी इंडिया के जो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, इंडो बर्मा रीजन आता है उसमें, ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न घाट्स। रन ऑफ कच्छ हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में नहीं आता है। ओके, हॉटस्पॉट मतलब क्या होता है? जहां पे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स देखने को मिलते हैं। कच्छ में हमको प्लांट्स और एनिमल्स की ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वो थोड़ा सा डेजर्ट वाला एरिया पड़ जाता है, डेसिडुअस टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द वे दिस वाज फ्रॉम चैप्टर नंबर 15। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज इनिशिएटेड बाय इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये करेक्ट है। Intrinsic and extrinsic process involves interaction of clotting factors by cascade mechanism. दोनों प्रोसेस में कैस्केड मैकेनिज्म फॉलो नहीं होता है, लेकिन इंट्रिंसिक में होता है, ठीक है। और देखते हैं, देयर आर इन ऑल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स नंबर 1 to 13, पर इसमें से एक क्लॉटिंग फैक्टर काम नहीं करता है। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन आर एक्टिव प्लाज्मा। नो 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 नो, दिस इज नॉट एक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, heparin is activated by prothrombinase enzyme leading to clotting. heparin को उल्टा हमको इनएक्टिवेट करना होता है, क्योंकि अगर heparin रहेगा तो क्लॉटिंग होगा ही नहीं। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, सी वाला स्टेटमेंट गलत है, दिस स्टेटमेंट इज गलत, डी इज ऑल्सो गलत। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है, और फाइब्रिनोजेन भी आपका एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। फाइब्रिन को फाइब्रिनोजेन में कन्वर्ट किया जाता है, और ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बट ये 3 स्टेटमेंट्स आपके रॉन्ग स्टेटमेंट्स है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने बोला गया था। ओके, तो ये राइट आंसर आएगा, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ये आपके चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? Innate immunity depends upon genetic makeup of an individual. Innate immunity किस पे डिपेंड करता है बताओ? Innate immunity यानी इनबॉर्न इम्यूनिटी, जो बाय बर्थ हमको देखने मिलती है। तो ये तो बच्चे के जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। द कफ रिफ्लेक्स इज द ओनली डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, गलत। स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है, बट स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में और भी ज्यादा रिफ्लेक्स एक्शंस हमको देखने मिलते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, फिर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत सारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 15। आपको यहाँ पर इनकरेक्ट आइडेंटिफाई लेबल फाइंड आउट करना है। बताओ, सबसे ज्यादा एनिमल का पॉपुलेशन है, फिर प्लांट्स, फिर फंगस, फिर प्रोटिस्ट, और फिर यू बैक्टीरिया। तो आपको सिंबल दिया है, ऐसे सिंबल वाला क्वेश्चन मेरे सीईटी के शिफ्ट में भी आया था, 26 अप्रैल वाले क्वेश्चन में। लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसा सिंबल आपको दिया है। यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो, a इक्वल्स टू, अगर मैं a की बात करूं तो इट इज इक्वल्स टू b प्लस सी प्लस डी। b प्लस सी प्लस डी, ये गलत है ना, क्योंकि a ऑब्वियसली ज्यादा है, a इज 75% और b प्लस सी प्लस डी मिलकर सिर्फ 25% हो रहा है। दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर ये 50% होता और ये 50% होता तो हम दोनों को इक्वल बोलते हैं, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लॉज्ड
in a bony depression of sphenoid bone called dash. Now this is a very simple question from control and coordination chapter. Direct textbook से उठा के डाला गया है. Pituitary gland is lodged in bony depression of sphenoid bone, which is called as what? चीक बोन बोलते हैं उसको हम. स्फिनोइड बोन को चीक बोन बोलते हैं. और हमारे बोन के बीच में जो ऐसा खड्डा प्रेजेंट है जहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे घंटी की जैसे लटकती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका. रैथकेस पाउच तो एम्ब्रियो में देखने को मिलता है. फोसा ओवैलिस हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है. तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए. करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी? मतलब जहां पर हमको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है. आपको रेडीमेड इम्यूनिटी मिल रही है. रेडीमेड आपको एंटीबॉडीज मिल रहा है. कौन सी प्रोसेस में होगा रेडीमेड एंटीबॉडी? बताओ. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी? कोलेस्ट्रम से हमको पैसिव इम्यूनिटी मिलता है. रेबीज मीसल्स से हमको पैसिव इम्यूनिटी मिलता है. आफ्टर रिकवरी नहीं. पोलियो वैक्सीन का भी हमको पैसिव इम्यूनिटी मिलता है. एंटीबॉडीज अगेंस्ट रेबीज मीसल्स. यस. पोलियो वैक्सीन नहीं. पोलियो वैक्सीन से एक्टिव इम्यूनिटी मिलेगा. यहाँ पर हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर वायरस को पहचान कर फिर एंटीबॉडीज बनाती है. तो ऑप्शन नंबर ए और बी राइट है. वैक्सीनेशन ये एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है. कोई भी वैक्सीनेशन रहेगा वो एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, क्योंकि वैक्सीन से हमारी बॉडी में हम टॉक्सिक सब्सटेंस डालते हैं या वायरस डालते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी एक्टिव होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट 3 क्वेश्चंस लेफ्ट. Two species competing for the same resource, they can avoid competition by choosing different time of feeding. It is called as dash. ये क्वेश्चन 2025 में भी आया है. दो अलग अलग स्पीशीज अगर आपस में फाइट कर रहे हैं और उनको अगर कंपटीशन अवॉइड करना है तो वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं अपना कंपटीशन? बताओ. कंपटीशन कैसे अवॉइड कर सकते हैं? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन नहीं होगा, लेकिन वो लोग अपने खाने का टाइम अलग अलग चूज कर सकते हैं ना. तो यहाँ पर हम रिसोर्स पार्टीशनिंग करेंगे ऑप्शन सिलेक्ट, क्योंकि रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या होता है, या तो आप खाना डिवाइड कर दो या दोनों का टाइमिंग बदल दो कि तू सुबह खाना, तू दोपहर को खाना, तू शाम को खाना. एक दूसरे के सामने आओगे नहीं तो झगड़ा ही नहीं होगा. तो हमने इधर पे रिसोर्स डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट. नेचुरल प्लांट हार्मोन इज डैश. यहाँ पर कुछ एग्जांपल सिंथेटिक हार्मोन के हैं, कुछ एग्जांपल नेचुरल हार्मोन्स के हैं. बाय द वे दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स. बताओ क्या आएगा. नेचुरल हार्मोन कौन सा है? इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिन. दिस इज अवर नेचुरल हार्मोन. इंडोल ब्यूट्रिक एसिड सिंथेटिक ऑक्सिन है. ये भी सिंथेटिक ऑक्सिन है. इसको हम हर्बिसाइड के जैसा भी यूज करते हैं. मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि ये हार्मोन हम कौन से हर्ब्स को किल करने के लिए यूज करते हैं. नीचे कमेंट करो. और ये भी हमारा सिंथेटिक ऑक्सिन है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ओनली IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज द नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. चैप्टर नंबर 13. द कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल शो डैश टाइप ऑफ इंटरैक्शन. एक बफेलो है. आपके चैप्टर नंबर 13 के लास्ट पेज पे एक डायग्राम दिया है. एक बफेलो है जो चारा खा रही है और उसके बाजू बाजू में व्हाइट कलर के छोटे छोटे बर्ड्स बैठे हैं. जहां पे बफेलो खाना खाती है उसके आजू बाजू की घास पूरी साफ हो जाती है. तो उस धरती पे, उस मिट्टी में जो छोटे छोटे कीड़े होंगे वो कीड़े इजीली विजिबल हो जाएंगे. तो वो बर्ड्स उन कीड़ों को इजीली खा लेंगे बिना मेहनत किए. तो बफेलो अपना काम करते जा रही है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसका फायदा इन बर्ड्स को हो गया. तो इनका फायदा हुआ और इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा. तो दिस इज योर कमेंसलिज्म टाइप ऑफ इंटरैक्शन. अमेंसलिज्म में लॉस होता है. पैरासिटिज्म में एक का लॉस होता है, एक का फायदा. प्रिडेशन में एक का लॉस, एक का फायदा. एंड नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोल रही हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एग्जाम्स नजदीक आएगी आप लोगों के लिए मैं बहुत सारे MCQ सेशंस लेकर आऊंगी. तो ये रहा अपना आज का लास्ट क्वेश्चन. अर्गोस्टेरॉल इज डैश. बताओ इसका आंसर बताओ. नीचे क्या आएगा? अर्गोस्टेरॉल कौन से टाइप का विटामिन है? इट इज प्रोविटामिन और इट इज विटामिन. इट इज योर प्रोविटामिन डी, जो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. ओके. अगर आप लोग अपने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अभी भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस सारे मॉक टेस्ट एक साथ मिल जाएंगे.
अगर आपको सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है तो आप हमारा मिनी मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। इसकी प्राइस हमने कम की है, 49 रुपीज में आपको 900 एमसीक्यूज मिलेंगे। और अगर आपको ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है तो आप हमारा फुल लेंथ वाला मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोर्स परचेस करते वक्त कोई क्वेरी हो तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। आपका एग्जाम का जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आप हमारे साथ इस पे शेयर कर सकते हो, ताकि बाद में हम अपना आंसर की डाउनलोड कर सके। आई होप आज आपने सारे एमसीक्यूज राइट दिए होंगे। आपके टोटल आज कितने एमसीक्यूज करेक्ट थे, जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करके बताओ। और नेक्स्ट लेक्चर अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू।